चाने का सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डी न्यूज़ पर और आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसा रहा जो पूरे हफ्ते का बाजार का हाल था। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। शेयर बाजार ने शुक्रवार को फिर ऑल टाइम हाई जो है वो छुआ। कारोबार का जो सत्र था उसके दौरान सेंसेक्स ने 71,605 और निफ्टी ने 21,492 के स्तर को छुआ। शेयर बाजार रोज नए शिखर बना रहा है और जो इसकी वजह है वो एक बार साझा करते हैं आपके साथ। कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट है, साथ ही साथ विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से बाजार को मजबूती मिली है। फेड ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। इन सभी कारणों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल, कैसे रहेगी स्टॉक्स की चाल और कहां निवेश करना है मुनाफे का सौदा, कौन सा सेक्टर देगा बेहतरीन रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देने के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट विशेषज्ञ। लेकिन अपना सवाल पूछने के लिए आप जो तमाम नंबर्स हैं वो लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको बता दें एक बार, 011-233-87031 और दूसरा नंबर है 011-2309-7670। तो इन नंबर्स पर आप कॉल करके जान सकते हैं अपने स्टॉक और सेक्टर से जुड़ी तमाम जो आपके मन में सवाल हैं। तो एनसी महेश्वरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टॉक एनालिस्ट हैं। महेश्वरी साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। महेश्वरी जी, हमने देखा कि पिछला पूरा हफ्ता जो था उसमें शेयर बाजार नए शिखर बनाता हुआ नजर आया। एक एक करके हम उन कारणों की बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम यहाँ पर आप जो खास तौर पर एफपीआईज का निवेश है और फेड ने जो मिनट्स जारी किए, कितना बड़ा कारक मानते हैं उसको आप? आई थिंक सबसे बड़ा कैटलिस्ट जो रहा, जो सबसे बड़ा रीजन रहा, वो जैसा आपने कहा वही रहा कि फेड ने जो एक पॉजिटिव दिया, रादर ये भी कहा कि नोबिस टॉन के साथ कि शायद आने वाले साल में 2 या 3 कट भी हो सकते हैं। तो अभी तक तो इशू का ही बढ़ रहे हैं, फिर बस स्टेबलाइज हुआ कि बढ़ाना बंद किया, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि शायद वो रेट जो है कटनी शुरू हो जाए। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। और अगर हम इस साल की जो अभी आपने बात की कि फॉरेन जो निवेशकों की जो इन्वेस्टमेंट थी वो करीब 1,90,000 करोड़ माइनस से उन्होंने का माल बेचा हुआ था, लेकिन इसकी चलते हुए लास्ट 15 दिनों में ही करीब उन्होंने 17,000 करोड़ रुपए की बाइंग की है। अभी भी नेट 1,70,000 के करीब शॉर्ट है, माइनस है, लेकिन अगर एक महीने में ही 15,000 उन्होंने कहा तो ये बहुत बड़ा टेलविंड है। इससे हमें लग रहा है कि एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है। दूसरा क्रूड आपने कहा कि सॉफ्ट हो गया है, सॉफ्ट होने की मुझे लगता है हमारे 2 रीजन है, इंटरनेशनल रीजन भी है और हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं। और इस बार पहली बार इंटरनेशनल जो फैक्टर्स थे, इंटरनेशनल जो क्रूज थे, उन्होंने हमारे डोमेस्टिक जो सपोर्ट थे, डोमेस्टिक जो हमारे इंडिकेटर्स थे उनको बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और इसलिए इतनी बेहतरीन कि कभी निफ्टी में आप देख रहे हैं कि 300 पॉइंट की बढ़त आ रही है। वो बड़ा रेयर होता था कि अगर आप देखें कि एक हफ्ते में भी 4 दिन पे, अगर हम इस वीक की थोड़ा सा चर्चा करें तो हम देखेंगे कि सेंसेक्स एक बार 71,000 से 70,000 से नीचे भी चला गया था, 69 समथिंग, उसका दोबारा बढ़ के आया। तो अगर 4 दिन की हम ग्रोथ की बात करें तो उसमें हजार पॉइंट का इजाफा हमने 2-3 बार देखने को मिला, और दैट शोज द रोबस्टनेस ऑफ द इकोनॉमी। महेश्वरी साहब, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से फेड ने अपने मिनट्स जारी किए, इसमें आईटी स्टॉक्स में जमकर खरीदारी हुई है, खासतौर पर बैंकिंग की बात की जाए, इन दोनों सेक्टर्स में जबरदस्त रन अप देखा गया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक इसको थोड़ा सा हमें लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। अगर हम पिछले 8-10 साल का अगर हम एक बार ट्रेंड एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि 2012 से 18 तक जो आईटी सेक्टर था उसने करीब 90% पर एनम का ग्रोथ दिया था, और जो कि पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट बैंकिंग और आईटी में कोई इजाफा नहीं हुआ, रादर कुछ फाइनेंस ही चला गया। तो एक एक्यूमुलेटेड डिमांड, एक जिसको हम इनर डिमांड भी बोलते हैं, तो एक डिमांड आ गई और जो नॉर्मल 2 साल की ग्रोथ थी वो भी नहीं हुई। तो 2 साल की ग्रोथ प्लस जो बाहर के ब्रांड हैं, बाहर के जो इन्वेस्टर हैं, उनको इन्फोसिस में, टाटा टीसीएस में या टेक महिंद्रा में इन्वेस्टमेंट करना
ज्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत एक टेंजिबल के। अब वो वहां पे वो आ गए जो कि आईपी बेस्ड इंडस्ट्री में, जहाँ पे उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो, उसकी इंडस्ट्री में ज्यादा करना चाहते हैं बनिस्बत सिंपल मैन्युफैक्चरिंग या लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री। तो दे आर नॉट वेरी कीन वो स्टील प्लांट में पैसा लगाएं, दे आर नॉट वेरी कीन वो केमिकल में लगाएं, दे आर कीन एआई में लगाएं, सॉफ्टवेयर में लगाएं। तो जब एक बार पैसा ने, जैसे मैंने बोला कि 17,000 करोड़ इंडिया में हुआ है, तो उनका दो ही सेक्टर है, लाइक बैंकिंग एंड टी आई। और साथ ही क्योंकि हमने देखा कि पीएलआई स्कीम जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़बरदस्त बूम देखा गया, जिसका जिक्र लगातार कई रिपोर्ट्स के जरिए भी किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी तमाम जो कंपनीज हैं और ये जो सेक्टर है, इस पर कितने बुलिश हैं आप आने वाले कुछ सालों में? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, हम वही चर्चा में बात कर रहे थे कि पहले हमारी जो मार्केट थी सस्टेन थी, वी वर डूइंग द बेस्ट अमंग ऑल द एशियन कंट्रीज, ग्लोबली भी हम बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, जबकि हमें कोई ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिल रही थी। ग्लोबल सपोर्ट ना मिलते हुए हमारी जो डोमेस्टिक फैक्टर्स थे उसने ही हमें सपोर्ट किया। जैसे आपने अभी देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 7.7 तक शायद हमारी ग्रोथ हो सकती है, जो कि एक बड़ी यूनिक अचीवमेंट है इतने टर्मोइल मार्केट में। आप देखिए, थोड़ा हमारे नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स की बात करिए, नंबर ऑफ रूट्स की बात करिए, नंबर ऑफ सिटी की बात करिए, जो गवर्नमेंट ऑफ का जो फोकस है और जो हमने अचीव किया है, जो गवर्नमेंट और भारत जो अचीव कर रहा है, वो जो ग्रोथ है वो 2 टियर एंड 3 टियर सिटीज में जा रही है। उससे क्या है कि एक लार्ज कंजम्पशन का पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, कंजम्पशन भी हमें मिल रही है, वहां पे लोगों का जीवन शैली उत्थान की तरफ है। जीवन शैली को बढ़ने से वहां पर और ज्यादा नए नए प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी और स्पेंडिंग बढ़ेगी और इनकम भी बढ़ेगी। तो ये पहली बार हो रहा है कि एक साइकिल ऐसे चला है कि हमने थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया, उससे इनकम आई, इनकम से और इन्वेस्टमेंट आई, उससे और इनकम बढ़ी। तो ये जो एक पॉजिटिव साइकिल बना है, उसके चलते हुए हमें लग रहा है कि इंडिया के जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, और गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा सपोर्ट लिया, चाहे आप पीएलआई स्कीम की बात करें, चाहे टैक्स की बात करें। ये आज हम इनकम टैक्स की अगर बात करें तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे वी आर वन ऑफ द लोएस्ट इन एशिया। इतना कम इनकम टैक्स कहीं नहीं है। अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में भी काफी कुछ इंटीग्रेशन हो गया है। जो इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम थी, मुझे लगता है वो सब खत्म हो गई है। 1,60,000 करोड़ से ज्यादा इस साल में 4 और इसे हम टायर 2 और टायर 3 सिटीज की जब बात करते हैं महेश्वरी साहब, तो उसमें हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो ऑटो सेक्टर है या फिर ऑटो सेगमेंट, चाहे 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, उसमें ज़बरदस्त हम उछाल देख रहे हैं। और अभी तो दिसंबर का जो ये पूरा महीना है, साल का एंडिंग का डिस्काउंटिंग सीजन चलता है ऑफर्स के साथ, तो खास तौर पर ऑटो सेक्टर को लेकर क्या राय रहेगी आने वाले समय में? देखिए, ऑटोमोबाइल्स सेक्टर मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा है। आने वाले टाइम में जो इंडिया है वो एक ग्लोबल हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बनेगा ऑटोमोबाइल से। चाहे वो अच्छी हाई वैल्यू गाड़ी हो, चाहे बजट गाड़ी हो, चाहे इवन 2 व्हीलर हो। आज भी हम देखें, आज हमारी जो कैपेसिटी है 2 व्हीलर्स बनाने की, वो मुझे लगता है पूरे एशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही टॉप 2-3 कंट्रीज में आती है। इतना ज्यादा ग्लोबल प्रोडक्शन 2 व्हीलर्स का कहीं पे नहीं हो रहा है। तो जब हमारी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन है, तो एंसिलरीज अपने आप डेवलप हो रही है। एंसिलरीज के डेवलप होते हुए हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली कम होती जाती है। तो चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो। आप देखिए, आज से 3 साल पहले शायद टाटा मोटर का शेयर बिल्कुल नहीं चलता था, क्योंकि लोगों को उसकी डिमांड नहीं थी। पर जैसे टेक्नोलॉजी उन्नत हुई, जैगुआर के चलते हुए उन्होंने जो अपना JLR सीरीज डाली या अपने प्लेटफॉर्म को, बॉडी को जो उन्नत की, उसके चलते हुए हम देख रहे हैं कि उसकी भी आज टोटल बुकिंग है। इनिशियली गाड़ी आपको ऑन द शेल्फ मिली नहीं रही है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, उसके जो टॉप मॉडल है वो करीब 6 महीने से 8 महीने तक वेटिंग है। तो जहां पर इतनी एश्योर्ड डिमांड है, इवन मारुति के केस में कुछ मॉडल ऑफ द शेल्फ अवेलेबल। तो जहां इतनी एश्योर्ड डिमांड है, तो नेचुरली उस सेक्टर में बढ़ोतरी होना बहुत संभव है। मुझे लग रहा है ईवी के चलते, जब हम बात कर रहे हैं न्यू एनर्जी की, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की, इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होने की, मुझे लगता है हम वर्ल्ड को एक नई दिशा देने के कामयाब होने वाले हैं। और हम ईवी को कैसे करेंगे, अल्टरनेट फ्यूल पे गाड़ी कैसे चला पाएंगे, मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया बनने वाला है। बिल्कुल। और भी अन्य कारकों की बात करेंगे कि किस तरह से डीमैट अकाउंट्स में लगातार बढ़ोतरी की वजह से भी शेयर बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए बाजार इस हफ्ते। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त।
5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद बिगड़ स्वागत है हमारे खास शो बाजार इस हफ्ते में, और लगातार हमारे साथ एनसी महेश्वरी साहब जो कि स्टॉक एनालिस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। महेश्वरी साहब, क्योंकि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तमाम उन कारणों की जिसपे शेयर बाजार में ज़बरदस्त रनअप देखा गया। इसमें डीमैट अकाउंट्स की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज हुई अगर हम पिछले सालों की तुलना करें। इसे कितना बड़ा आप कारक मानते हैं, और लगातार लोग इंटरेस्टेड हैं, इंक्लाइंड हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए शेयर बाजार में निवेश करने के लिए? ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव और सर्कुलर इफेक्ट है। एक्चुअली कॉज एंड इफेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है कि डीमैट अकाउंट बढ़े इसलिए मार्केट बढ़ी। मुझे तो लगता है इसका रिवर्स भी सही हो सकता है, क्योंकि मार्केट में बड़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, सस्टेनेबिलिटी देखने को मिली है, और जो मार्केट पिछले 5-10 साल का इतिहास देखें तो हर 2-3 साल में मेजर जर्क आता था, वो जर्क से मार्केट दूर हो गई, तो इसलिए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और क्योंकि मार्केट ने रिटर्न अच्छे दिए हैं इसलिए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो इसलिए इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट खुला रहे हैं। और आज अगर हम खाली एनएससी की बात करें तो उनके पास करीब 9 करोड़ यूनिक ट्रेडिंग पूल है। डीमैट की बात करें तो शायद वो करीब 12 करोड़ से ज्यादा है दोनों डिपॉजिटरी पे। कुछ अकाउंट्स के मल्टीपल अकाउंट भी उसमें, इसलिए नंबर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कई बार कुछ नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट से कम होते हैं। बट अगर हम 8 या 9 करोड़ को डीमैट अकाउंट्स को भी मान के चलें, और उनमें से अगर हम 50% को भी और एक्टिव माने, तो अगर 4 करोड़ हमारे पास जागरूक इन्वेस्टर है, 4 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर है जो कि इस मार्केट को समझ रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है और उसको देख रहा है, तो हमें लगता है कि हमारी मार्केट बहुत ज्यादा मैच्योर वाली स्टेज पे आ गई है। वो पहले वाली बात नहीं है कि इंडिया में स्टॉक मार्केट एक दूसरे को फॉलो करके चलते हैं। अगर आईपीओ में आप रेस्पॉन्स देखें तो जितने भी अच्छे आईपीओ है उसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आईपीओ की बात करें, आईपीओ अच्छा, बिल्कुल आईपीओ की बात है तो अगला पूरा जो हफ्ता है वो आईपीओ को डेडिकेटेड है। हमने देखा कि ज़बरदस्त आईपीओ सीजन हमने देखा है इस पूरे, अगर हम साल की बात करें, साल का एंड भी कुछ ज़बरदस्त आईपीओ के साथ है। उस लिहाज से आईपीओ के लिए कितने बुलिश अब आने वाले साल में, और ख़ास तौर पर क्योंकि हमने ये भी देखा कि निवेशक का एक नज़रिया अब आईपीओ को लेकर बहुत पॉजिटिव है अगर पिछली सालों की तुलना की जाए तो। देखिए, अगर हम पिछले 10 साल का इतिहास देखें तो जो नया इन्वेस्टर है वो हमेशा आईपीओ की मार्केट के थ्रू आता है, तो उसका जो एंट्री गेट है, उसका जो वेलकम गेट है वो आईपीओ है। आईपीओ में वो सबसे पहले छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करता है, उसको अगर अलॉटमेंट आ जाती है तो नेचुरली उसको अच्छा 30-40% आजकल गेन का फैशन है लिस्टिंग पे ही वो उसको मिल जाता है, तो उसका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होने चला है। लेकिन यहीं पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि मान लो 7-8 इशू बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन 1-2 इशू उसमें ऐसा भी हो सकते हैं जो उतने स्ट्रॉन्ग ना हो, और स्ट्रॉन्ग ना होने के चक्कर में क्योंकि आदमी एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, एक साथ 5-6 इशू आते हैं तो कोई याद नहीं रहता कि ए में लगाना है, बी में लगाना है, वो उतनी प्रक्रिया को देख नहीं पाते, तो इस चक्कर में कई बार वीक इशू पे भी वो सब्सक्राइब कर पाते हैं। और जो अच्छा इशू होता है उसमें तो ओवर सब्सक्रिप्शन 100 टाइम्स हो रही है, 90 टाइम्स हो रही है, उसमें उनको शेयर मिलते नहीं है। लेकिन जो वीक इशू होता है उसमें क्योंकि सब्सक्रिप्शन कम है, उसको अलॉटमेंट मिल जाती है, जहां वो थोड़ा बहुत लॉस का भी चांस हो सकता है। तो आईपीओ बहुत अच्छी प्रक्रिया है, पर थोड़ा सा उसको समझें। और आजकल बड़ा डाटा अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं आप फर्स्ट डे ही लगाएं। मुझे तो लगता है कि आईपीओ फर्स्ट डे और सेकंड डे का मार्केट रेस्पॉन्स देख लें, जिसमें आपको लगता है कि 20 से 25 गुना हो चुका है, इसका मतलब बाकी इन्वेस्टर्स ने तो एटलीस्ट पढ़ लिया है। तो कम से कम एक जो बिगिनर है वो वेट करे और थर्ड डे पे ही सुबह सुबह लगाए। और आजकल एसबा मॉडल है, अपने अकाउंट को एक्टिव रखे। हमारे पास बहुत इन्वेस्टर्स आते हैं, उनके ऑनलाइन अकाउंटिंग नहीं है या एसबा को कैसे यूज करना है नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए चाहते हुए भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी ऐसे सब निवेशकों से आया है कि अपना अकाउंट को ऑनलाइन चेक कर लें और एसबा पार्टिसिपेशन को अपने बैंक के थ्रू चेक कर लें कि आपका बैंक एसबा में पार्टिसिपेट कर भी रहा है या नहीं कर। अच्छा, इक्विटी पे तो चर्चा हम कर ही रहे हैं महेश्वरी साहब, लेकिन अगर कमोडिटी मार्केट का रुख करें तो कल से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम भी खुल रही है। गोल्ड का हमने बेहतरीन रनअप देखा, खासतौर पर कुछ पे इंटरनेशनली होता है तो गोल्ड पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। क्या लगता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आने वाले समय में, और साथ ही साथ गोल्ड पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, मैं इस क्वेश्चन को 2 भागों में बांटना चाहता हूँ, एक तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और एक गोल्ड।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर हम अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखें तो जिन्होंने फर्स्ट लॉट जिसकी अभी लास्ट वीक की 30 नवंबर के करीब पेमेंट हुई है, वो करीब 24,000 रुपए के 10 ग्राम के हिसाब से गवर्नमेंट ने वो बॉन्ड इशू किए थे, और उसकी जो पेमेंट हुई है वो करीब 60,000 रुपए के हिसाब से हुई है। और ये जो 60,000 हुई है, इसके अलावा 2.5% का उन्होंने इंटरेस्ट भी दिया। अरे तो इसकी जो रिटर्न है गोल्ड में 16% की CAGR एक्यूमुलेटेड अगर हम ग्रोथ देखें तो 16% की मिल रही है, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फुल्ली सिक्योर है, बैक्ड बाय गोल्ड है। तो मुझे लगता है कि जो लास्ट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी हुई और रिटर्न आई, उससे बेहतरीन तो शायद किसी शेयर मार्केट में ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडेक्स में भी उतनी अच्छी रिटर्न आपको नहीं दी। तो ये है एक पर्टिकुलर। महेश भाई साहब, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं इसको जारी रखेंगे, लेकिन हमें एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद भी जिस तरह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड क्या कुछ आने वाले समय में रहेगा, इस पर होगी चर्चा, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का बाजार इस हफ्ते में। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। हमारे साथ महेश्वरी साहब जुड़े हुए हैं। बाजार इस हफ्ते में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। महेश्वरी साहब, हम बात कर रहे थे गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड की, तो क्योंकि यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों को निवेश करना होता है वो कहते हैं कि भाई इक्विटी से ज़्यादा हमें यहाँ पर रिटर्न्स की ज़्यादा उम्मीद है, उनके लिए ETF बेहतरीन ऑप्शन है आने वाले समय में। देखिए, गोल्ड में जो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की या इसकी, तो उसमें जो पिछली बार रिटर्न अच्छा मिल गया, लेकिन इस समय अगर हम गोल्ड की बात करें पर से, अगर हमें ये डिसाइड करता है इन्वेस्टर, क्योंकि हम मान के चलते अपने पोर्टफोलियो में करीब 10 से 12% उसके पास गोल्ड होना जरूरी है, बिकॉज काफी स्टेबल एंड डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट है। जी। लेकिन अगर हम एक बार सोच लेते हैं कि हमें गोल्ड लेना है, तो गोल्ड से गोल्ड सॉवरेन गोल्ड जो है वो एक और बेहतरीन विकल्प है। अगर आपको सोचना है कि गोल्ड लेना है, तो मुझे लगता है जितना गोल्ड में फायदा है उतना तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में फायदा है ही है, प्लस उसमें 2.5% आपको इंटरेस्ट अलग मिल रहा है, प्लस अगर आप मैच्योरिटी तक बने रहते हैं तो उसकी जो सारा एक्यूमुलेशन है वो टोटल टैक्स फ्री है। और आज जो नई गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें टैक्स फ्री रेवेन्यूज बहुत ही कम है। इसके चलते हुए अगर आपको टैक्स फ्री रेवेन्यू मिल रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन। अब है बेसिक भी हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाए या ना किया जाए। इस समय जो गोल्ड चल रहा है वो ऑल टाइम हाई चल रहा है डॉलर टर्म में। अगर हम डॉलर टर्म की बात करें तो पिछले 2-3 साल के वो बिल्कुल हाई पे चल रहा है। और जब भी हमने देखा है कि अगर इंटरेस्ट रेट ईज होता है तो गोल्ड में करेक्शन आने का चांस होता है जी। तो अभी तो फेड ने बात ही कही है, अगर फेड नेक्स्ट ईयर एक्चुअल में रेट अपना कम करेगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा गोल्ड सॉफ्टिंग हो जाए। तो गोल्ड में हम करेक्शन की बात कर रहे हैं तो मार्केट में भी करेक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं। अच्छा खासा रनअप है और बाय ऑन डिप आने वाले हफ्तों में। हाँ, दोनों चीजें, बाय ऑन डिप भी कह सकते हैं या सेल ऑन राइज। मैं तो इस समय इन्वेस्टर को बोलूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा बुलिश रन देख लिया है तो डिप की वेट करने से पहले ये कि पैसा बना के रखें, तो इसका मतलब सेल ऑन राइज करें, स्टे विद द बैंक बैलेंस, थोड़ा सा बैंक लिक्विडिटी रखें तो उनको डिप मिलेगा तो उसमें री इन्वेस्ट कर दें। वही शेयर जो मान लो आज 2100 रुपए शेयर बेचा है, अगर वो बाद में 2000 में 1900 में मिल रहा है तो नेचुरली ले लेंगे। तो उनको ज्यादा शेयर सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, खाली जिसमें उन्होंने बिग रनअप देखा है थोड़ा सा 20 से 25% में इन्वेस्टर को बोलूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग करना एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। हम इस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की बात तो करते हैं लेकिन सिस्टमेटिक एग्जिट की बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है जहां पे इतना रन आ जाता है और जहां आपका पोर्टफोलियो 25 से 30% का इजाफा दिखा रहा है
तो मुझे लगता है कम से कम 10 से 15% आपको प्रॉफिट बुक करता रहना चाहिए। इस मार्केट में कोई भी टॉप पे माल नहीं बेच सकता, ना बॉटम पे खरीद सकता। एक सिस्टमेटिक प्लानिंग करने से ही प्रॉफिट। एसआईपी के जरिए तो सिस्टमेटिक प्लानिंग की बात कर रहे हैं महेश्वरी साहब, लेकिन कई बार पॉन्जी स्कीम्स के जरिए भी, ख़ास तौर पर शेयर बाज़ार की अगर बात की जाए या म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए, जो इन्वेस्टर है उसे धोखा देने की कोशिश की जाती है। क्योंकि आप इतने सालों से स्टॉक्स की एनालिसिस कर रहे हैं, पॉन्जी स्कीम से और स्कैम से बचने के लिए अगर निवेशक को अपनी जो गाढ़ी कमाई लगाते हैं शेयर बाज़ार में, सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहला और सिंपल स्टेप है कि उनको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के यहाँ ही अकाउंट खोलना चाहिए। रजिस्टर्ड जब ब्रोकर अकाउंट खोलता है वो एक यूनिक क्लाइंट कोड देता है और दोनों एक्सचेंज एनएससी और बीएससी में अपनी ट्रेड की डिटेल लाइवली वो अदर देन ब्रोकर, उसको अपने अकाउंट देखने के लिए ब्रोकर को पूछने की जरूरत नहीं है। अपने ट्रेड वो चाहे देखना तो डायरेक्ट ही बीएससी की और एनएससी की साइट पे देख सकता है कि मेरे ट्रेड हो रहे हैं वो एक्सचेंज में हो रहे हैं या ये पॉन्जी स्कीम में। नंबर 1। नंबर 2, जब भी वो कोई भी बैलेंस अपने किसी ब्रोकर के पास छोड़ता है तो डायरेक्ट एक्सचेंज से उसके पास एक कंफर्मेशन आती है कि एज पर दिस ब्रोकर आपका बैलेंस इतना है, आपके वैल्यू ऑफ शेयर्स इतने हैं, तो उनको क्रॉस टैली कर दे। इसका मतलब है अगर उसने पैसा किसी ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज में लगाया है तो नेचुरली उसकी जो पैसा और इन्वेस्टमेंट है वो और जो एक्सचेंज से फिगर आई वो आपस में टैली होगी। लेकिन अगर किसी पॉन्जी स्कीम में है तो वो पैसा आपस में टैली नहीं होगा। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। काफी निवेशक क्या करते हैं, वो जब एक्सचेंज से लार्ज नंबर ऑफ एसएमएस आ रहे हैं या मेल्स आ रही हैं तो उनको प्रॉपरली देखते नहीं है। उनको लगता है रोज 4-5 मेल ब्रोकर के यहाँ से आ जाती हैं, 4-5 एनएससी से आ गई, 4-5 बीएससी से आ गई, तो 10-12 मेल को लगता है शायद वो देख नहीं पा रहा है और इसलिए हो सकता है उसको व्हाइट लिस्ट ही ना करके रखे और उसका स्पैम में चल जाए। लेकिन थोड़ा सा कम से कम शुरू में जब ये अकाउंट किसी नए ब्रोकर या नए इंटरमीडिएटरीज या सो कॉल्ड किसी नए के थ्रू करते हैं तो उसको कम से कम अगर 15-20 दिन अच्छी तरह वॉच कर लें तो उनको सामने वाले का ऑपरेशन पता लग जाएगा और वो एक काफी सेफ रहेगा। चलिए, चलते चलते ये जाने से पहले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि बेहतरीन 3 सेक्टर्स कौन से रहेंगे एनसी महेश्वरी साहब की राय में। वक्त छोटे से ब्रेक का। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के आने के बाद सभी का स्वागत है बाजार इस हफ्ते में। एनसी महेश्वरी साहब जुड़े हैं। महेश्वरी साहब, क्योंकि जाने का वक्त आ गया, लेकिन जाने से पहले 3 वो बेहतरीन सेक्टर्स जो आपकी राय में आने वाले समय में आउट परफॉर्म अभी भी कर रहे हैं और करेंगे। नंबर 1 पे आईटी सेक्टर है, नंबर 2 पे रियल एस्टेट सेक्टर है, नंबर 3 पे ऑटो। चलिए, बहुत ही संक्षिप्त में आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया महेश्वरी साहब, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए और साथ ही साथ तमाम जानकारियां में दी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालकर इस शो पर जुड़ने के लिए। तो बाजार इस हफ्ते में हम कोशिश करते हैं कि तमाम स्टॉक्स और शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारियाँ, डीमैट अकाउंट से जुड़ी जानकारियाँ, किस तरह के सेक्टर्स में आप निवेश कर सकते हैं वो आपको दें। लेकिन अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तो भी सवाल आपका हो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ तो उसे संजो कर रखिएगा। मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।